आज की हमारी ये क्लास है, हालांकि ये क्लास आधारित है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि उनके सिलेबस में पहले पॉइंट में कहा गया है कि नेचर एंड डेवलपमेंट सोशल वर्क के बारे में, और वो टॉपिक मैं कवर करवा चुका हूँ। उन्हीं के संदर्भ में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि यही प्रश्न आगामी परीक्षा 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में यूजीसी नेट का है, जो कि रिलेट कराता है यूनिट नंबर 1 को। तो यदि आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं क्लास में, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखकर आप सभी लोग इसका सही जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो आज का ये पहला सवाल, और यूनिट नंबर 1 के प्रश्नों के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि धर्म और समाज सुधार के प्रतीक आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ की थी? लाहौर में, मुंबई में, बड़ौदा में या अमृतसर में? आपके सामने 4 विकल्प हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ पर किया था? क्या मुंबई विकल्प सही माना जाएगा? प्लीज। ठीक सर। जी, विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट माना जाएगा। मुंबई, माणिक चंद्र वाटिका। कहाँ पर? माणिक चंद्र वाटिका। आप जैसा कि सभी लोगों को पता है कि ये मुंबई, और इसी आर्य समाज के जो संस्थापक रहे हैं उनका नाम भी इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दयानंद सरस्वती। और बता दो, इसका एक बहुत ही फेमस उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित करना। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेद्स का नारा इन्होंने बेसिकली रिप्रेजेंट किया था। तो भारत को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इसी में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड इत्यादि का आलोचना भी किया गया था। अतः मैं आप सभी से कहूंगा कि विकल्प यहाँ पर सी करेक्ट जवाब होगा। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा हेतु दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और खासकर आप सभी लोगों को मालूम होगा DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। और ये कॉलेज की स्थापना 1889 में की गई थी पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कहता है कि वेदों की ओर लौटो नारा सामाजिक सुधार के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने दिया था? अभी अभी मैंने इस सवाल में बताया है, जवाब भी दे सकते हो। प्लीज, विकल्प क्या होना चाहिए? दयानंद सरस्वती से। दयानंद सरस्वती। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 वाला कहता है, आप प्लीज म्यूट रहें। जैसे आप अपना ऑप्शन चुनाव करते हो उसके बाद म्यूट हो जाया करें, एक्टिव रहें क्लास के दौरान। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व में समाज सुधारक संबंधित या समाज सुधार संबंधित अभियान किसने संचालित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व में समाज सुधार संबंधी अभियान किसने संचालित किया? ये विकल्प आपको ढूंढना है प्लीज। अब देखिए, यहाँ पे आपने कहा कि एनी बेसेंट, ओके। 36 का, हालांकि इस प्रश्न का विकल्प आपने सही जवाब दिया है मुझे, एनी बेसेंट का नाम। हालांकि यहाँ पे अगर हम संस्थापक के रूप में नाम लेते हैं तो संस्थापक में मैडम ब्लॉट्स्की का नाम एक आता है, जो बेसिकली रूसी महिला है, और एक नाम आता है कर्नल हेनरी ऑलकॉट का, जो अमेरिकी सैनिक के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सन 1907 ईस्वी का, तो 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता के रूप में एक प्रकार से अपना अहम रोल अदा किया था। तो भारत में थियोसॉफिकल के लेकर अगर नेतृत्व में रोल आता है तो वो एनी बेसेंट का नाम आता। भारत में मैं आपको बता दूं कि जो ये दोनों संस्थापक रहे हैं, जैसे एनी क्या नाम है, ब्लॉट्स्की महोदय और हेनरी ऑलकॉट महोदय, सन 1879 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आमंत्रण पर भारत बुलाया गया था इनको। और उस समय इन्होंने भी अपनी थोड़ी बहुत जो भी रोल था
या जो भी इसके संदर्भ में स्पीच देना था उसके बारे में इन्होंने दिया था समाज को सुधारने के संदर्भ में, या सभी प्राच्य धर्मों की कंपेयर के आधार पर इन्होंने जब तुलना किया था तो उसी पर बेस्ड ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। और एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में सन 1898 में किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों का पता होगा, एनी बेसेंट। और अब प्रश्न बनता है भारत में मुख्यालय कब। देखिए ये अगला सवाल वही है। प्रश्न ये है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, आपको बताना है। बताइए विकल्प। भारत पुणे। मुख्यालय मद्रास, अडियार में। विकल्प आपका क्या होना चाहिए, मद्रास, अडियार में सन 1882 ये विकल्प आपका सही माना जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 38, बेलूर की बात मैं कर रहा हूं। बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। क्या मानवतावादी कार्य को पूरा करना या समाज कार्य को पूरा करना, ए बी, और ऑप्शन डी कहता है आध्यात्मिक अध्ययन करना। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन के बारे में। ए और बी, ए और बी, सी, अध्यात्म सी। नहीं, यहाँ विकल्प सी होगा सर, ठीक है, भी होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को बड़े ध्यान। रामकृष्ण मिशन एक संस्था थी, है ना। और मैं इसकी स्थापना की अगर मैं आपसे बात करता हूँ रामकृष्ण मिशन की, तो 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि कलकत्ता के बेलूर में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किया किसने था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना किया था। आप सबको बता दूं, इसका बहुत ही अहम रोल है कि मानवतावादी और सामाजिक कार्य को करना, इसका रोल रहा है। जहां सामाजिक सुधारों द्वारा अज्ञानता, अनाथों की सहायता करना और गरीबों की कठिनाइयों को दूर करना एक अहम रोल माना जाता है। इसी मिशन के मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे ये रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और इसी मिशन में समाज सेवा और नारी सम्मान पर बल दिया गया था। इसका एक आदर्श वाक्य माना जाता है, परीक्षा में आया हुआ भी सवाल है, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये इसका आदर्श वाक्य है परमहंस रामकृष्ण मिशन संस्था की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन से संबंधित वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहां पर है। ये सवाल आपके सामने, और आसान सवाल है, आप सभी लोग मुझे जवाब भी दे सकते हो, परीक्षा में हैदराबाद, आ सकता सी। है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि विकल्प सी होना चाहिए, हैदराबाद नहीं, और भी पटना सर, पटना, पटना, पटना सर, बिल्कुल पटना। सही जवाब यहाँ सिराज का आया भाई, कि मुस्लिम समाज सुधार की अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, इसके संबंध में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो वो बेसिकली पटना में है। भारत में कहाँ पर है, तो वो पटना में है। देखिए इस आंदोलन का नेतृत्व का नाम अगर हम बात करते हैं तो याद होगा आप सभी को, सैयद अहमद वरेलवी ने किया था। सैयद अहमद ने सन 1821 में पटना आए थे, और पटना के, ठीक है, विलायत अली और इनायत अली भाइयों ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, वहाबी आंदोलन, ठीक है। 1821 में पटना आया था। 1820 से लेकर 1870 तक यह आंदोलन का एक अहम रोल रहा है। यह एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, वहाबी आंदोलन, ठीक है। और इस आंदोलन का मकसद था, रोल था ये, कि मूल इस्लाम में किसी तरह का बदलाव ना किया जाए और इसकी असली भावना की ओर लौटा जाए। इस्लाम में वैयक्तिक अंतश्चेतना और इस्लाम के प्रमुख न्याय शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया गया था। इसी आंदोलन में कुरान और हदीस का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया गया था। इसी आंदोलन में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद विकसित इस्लामी अर्थशास्त्री और दर्शन को अस्वीकार भी कर लिया गया था। हालांकि इस प्रश्न का विकल्प जो जाएगा वो पटना जाएगा, पहला विकल्प होगा।
क्वेश्चन नंबर 40, जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का सैयद अहमद खान। बी। बिल्कुल। विकल्प अगर आपने क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब मुझे बी दे रहे हैं तो आप सभी लोग ने सही जवाब दिया है। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ आंदोलन की मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। अलीगढ़ आंदोलन एक संस्था रही है, समाज सुधार में एक अहम रोल अदा करता है और इसकी स्थापना अलीगढ़ में हुई है। इसके संस्थापक के रूप में सर सैयद अहमद खान का नाम देखा जाता है। मुसलमानों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक प्रकार से मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने में एक अहम रोल रहा है अलीगढ़ आंदोलन का। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कालांतर में इसको जाना जाता था। आज वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सन 1864 की बात है, 1864 की। और उस समय सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 में। सैयद अहमद ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा व्यक्त करने हेतु राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। और इस प्रश्न का विकल्प होगा बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 41, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, बताइए क्या उद्देश्य था अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का? प्लीज। डी। डी, रूढ़ि सभी समाज को आधुनिक बनाना। बिल्कुल सही उपरोक्त विकल्प सभी। जी, यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होंगे। एक तो रूढ़िवादी समाज को आधुनिक बनाना विकल्प सही है, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना भी विकल्प सही है, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करना भी विकल्प सही है, और उपरयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा कि ऊपर जो तीनों बातें लिखी गई हैं ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट माने जाएंगे। सही जवाब है डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 42, बड़े ही ध्यान से सवाल को समझिएगा, सोशल वर्क से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर विचार विमर्श करना पड़ सकता है। समाज कार्य के अंतर्गत कार्यकर्ता सेवार्थी के कार्यों का निष्पादन किस प्रकार से करता है? समाज कार्य की जब अंतर्गत आप जाते हैं तो कार्यकर्ता कहलाते हैं, जो आपसे सेवा लेने आता है वो सेवार्थी बन जाता है। तो वो कार्यकर्ता और सेवार्थी के कार्यों का निष्पादन किस प्रकार से करता है? क्या भावनात्मक तरीके से करेगा, या गुणात्मक तरीके से करेगा, या संवेगात्मक तरीके से, या वैधानिक तरीके से? क्या विकल्प लगाना उचित? डी। क्वेश्चन नंबर 42। डी। सर निष्पादन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए मैडम, सुनिएगा मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक। इस प्रश्न का अगर यहाँ सवाल, प्लीज एक बच्चे कोई म्यूट रहे तो आप लोग अनम्यूट भी रहा करें प्लीज, है ना, आवाज फिर क्लियर नहीं हो पाती है। यहाँ सवाल अगर हम बात करते हैं समाज कार्य को लेकर तो अंडर सोशल वर्क हाउ डज द सोशल वर्कर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द क्लाइंट, यानी एक प्रकार से निष्पादन, आपका एक प्रकार से फंक्शन बताने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो ड्यूटी ऑफ द क्लाइंट के आधार पे हम बात कर रहे हैं आप लोगों की सेवार्थी के कार्यों का संपादन किस तरीके से किया जा सकता है, और वो आपको परफॉर्म बताना है। परफॉर्म्स मीन्स होता है एक प्रकार से निष्पादन, प्रदर्शन, किस तरीके से आप निष्पादित करेंगे, किस प्रकार से आप इसको संपादित करोगे, ये बताना है, परफॉर्म करना। तो इन अ लीगल मैनर के आधार पे गलत जवाब। आप क्वालिटेटिव के आधार पर बात करेंगे। आप क्वालिटेटिव क्या, क्योंकि सेवार्थी कहा है इसने, सेवार्थी के कार्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव। अगर आपको बता दूं, अगर इस ऑप्शन में मात्रात्मक भी विकल्प होता तो वो भी सही होता ना, दोनों सही होते हैं। तो यहाँ तो क्वालिटेटिव के आधार पे ही है, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा तरीका यही होता है कार्य करने का। तो आप गुणात्मक तरीके से वहाँ पर चीज़ें करेंगे, कार्यकर्ता का कार्य यही होगा। भावनात्मक तरीके नहीं होंगे, ना ही संवेग होगा, ना ही आपका वैधानिक तरीका होगा। ठीक है, इमोशनल वे या अगर हम बात करें इमोशनल मैनर, दोनों बेसिकली इस चीज़ को रिलेट नहीं कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, समाजकारी व्यावसायिक अभ्यास में समरूपता लाने के लिए, समरूपता है ना, क्या लाना है,
समरूपता लाने की बात यहाँ पर एक प्रकार से किया जा रहा है, और समरूपता जैसा कि सभी को पता होगा, है ना, इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो लाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम किस देश में आचार्य संहिता अपनाई गई? आचार्य संहिता की बात है, कोड ऑफ एथिक्स या आप कोड ऑफ एथिक्स का भी अपनाई गई थी। सी अमेरिका से, बिल्कुल आपने सी यहाँ सर, पर, अमेरिका। हाँ, सर्वप्रथम अगर मैं आपसे बात करता हूँ व्यवसाय अभ्यास की समरूपता करने के लिए उद्देश्य से जब आचार संहिता लाई गई थी, अपनाई गई थी, तो वो अमेरिका से लाई गई थी, भारत में। ये बात ध्यान रखिएगा। आचार संहिता का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ भेदभाव करें, व्यक्तियों, बहुत लोग होते हैं, अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप उसका शोषण करने लगते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, है ना, अंतरण प्रत्यंतरण जैसी क्रियाओं से भी वो चीज़ें रिलेट हो जाती हैं फिर वहाँ पर, है ना, और जो कि दिक्कत करती है वो आगे चल के। और आचार संहिता यही कहती है कि भेदभाव रहित होकर आपको कार्य करना पड़ेगा, क्लाइंट का शोषण नहीं करना पड़ेगा आपको, इस तरीके की चीज़ें, एक रूल बना होता है, एक रूल रेगुलेशंस बना होता है, उसके माध्यम से कार्य करना पड़ता है, उसी को आचार संहिता का नाम दिया जाता है। और NASW का रोल सन 1960 में रहा है। मैंने अभी आप लोगों को विगत वर्षों का सवाल भी एक करवाया था, उसमें देखने को मिला भी था 1960 वो ईयर, है ना। आगे कहता है कि समाजकारी के संदर्भ में क्रियान्वित आचार संहिता भारत द्वारा किस देश से ग्रहण की गई है? देखिए उसी प्रश्न का रिपीटेशन है, एक प्रकार से उलट फेर करके पूछा गया है, और विकल्प यहाँ पर क्या बनना चाहिए? अमेरिका बनना चाहिए, ऑप्शन ए बनना चाहिए, ठीक है। अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बात सत्य है। मैंने, आप जैसे मान लीजिए मेरे पास NGO है, या मान लीजिए मैं एक प्रकार से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं एक बड़े लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर मैं वर्कर हूँ, काम करता हूँ वहाँ पर, तो मैंने कुछ रूल बनाए आप सभी लोगों के लिए, सोशल वर्कर के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो रूल आपके लिए आप मानो उसे, है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस रूल को मानो, मतलब मैं बाध्य नहीं कर देता हूँ आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं, ये बात सत्य है, गलत नहीं है ना। मैंने कह दिया कि भाई फ़ोन नहीं चलाना है आपको, तो क्या मान जाओगे आप सभी लोग? नहीं, फ़ोन आएगा तो फ़ोन चला ही लो, फ़ोन आ जाएगा तो फ़ोन रिसीव कर लोगे, है ना। तो ये बाध्य नहीं है कि सोशल वर्कर को मानना ही पड़ेगा, वरना उनको सोशल वर्कर की जॉब चली जाएगी उनकी। ये है कोड ऑफ एथिक्स एक प्रकार का, तो ये जरूरी नहीं है। तो अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें आलिखित है क्या ये पॉइंट आलिखित होता है क्या? तो देखिए मैं आपको बता दूं, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी होता है। अलिखित होता है, जैसे मैंने मीटिंग, मिनट, एक मिनट होता है, एक मीटिंग होती है, मीटिंग काफ़ी लंबे तक चलती है, आधे घंटे हो सकता है, 20-25 मिनट हो सकता है, 45 मिनट तक भी मीटिंग हो सकती है ना। एक मिनट्स होता है, मिनट्स जो होता है वो कुछ क्षण के लिए होता है, अटेंडम में इमरजेंसी में बनाया गया मिनट्स, आज ये फटाफट कुछ जो मेन चीज़ें हुई बता दिया गया, कुछ बदलाव करना है, अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है मेरे NGO में या मेरे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो अटेंडम में कुछ मुझे मॉडिफाई करनी है, तुरंत मैंने क्या किया, सभी लोगों को जिनको मेन बना रखा है मुख्य व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए, मैंने फटाफट बुलाया सबको, 10 मिनट के लिए मिनट रखा और बता दिया फटाफट कि ये परिवर्तन होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों ने उसमें अपने अपने स्तर पर उसको मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो जो मैंने बोला ये मिनट्स था, मीटिंग में मैंने बात नहीं की थी, क्योंकि मीटिंग में वो लिखित चीज़ें बन जाती हैं, तो इन केस लिखित भी हो सकता है मे भी, लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अलिखित ही होता है आचार्य संहिता। तो ये पॉइंट आपका सही है। प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन में यह आचार संहिता बेसिकली ये भी चीज़ें दर्शाई जाती है कि आचार जो है अधिकांश कार्यकर्ता आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि अलिखित होता है, और प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन का भी रोल इसमें देखने को मिलता है। तो कार्यकर्ता का रोल होगा ही नहीं, जो या कोड ऑफ एथिक्स बनाता है या बनाया जाता है वो व्यावसायिक संगठन के द्वारा बनाया जाता है। तो पेपर में सवाल भी आया था एक बार, UGC नेट की बात कर रहा हूँ, 2019 का पेपर उठा के देखिएगा, उसमें आया हुआ है कि आचार संहिता समाज कार्य में किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। वो विकल्प में वही ऑप्शन सही भी गया था, और यहाँ पर लिखा भी है बी विकल्प। हालांकि यहाँ पर मैं आपसे बताऊँ कि विकल्प में आपके पास प्रभावशाली लिखा हुआ है, तो आप प्रभावशाली को हटा दीजिए यहाँ पर, है ना,
यूजीसी नेट में ये हरियंट की किताब में ये मिसप्रिंटिंग है, लेकिन व्यावसायिक संगठन के द्वारा बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आचार संहिता। और फिर उसके बाद प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता हुआ। अब देखिए प्रभावशाली जैसे कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो उन्हीं के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स होता है। तो अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता आचार संहिता को ग्रहण नहीं करते हैं। तो प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता मतलब जैसे मान लीजिए आप प्रभावशाली हैं तो आपने कार्य को माना, आपने क्रियाओं को मान रहे हो, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो लगता है कि आपके अनुरूप जा रही हैं तो आप उसको नहीं मान रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न तो सही है लेकिन विकल्प थोड़ा सा उटपटांग है, मैं भी आपको बताता हूँ इस प्रश्न के बारे में। पहले आप नोट करेंगे थोड़ी सी पॉइंट इसके, ठीक है, आचार संहिता के बारे में, है ना। आचार संहिता, ठीक है। आचार संहिता बेसिकली ये समाज कार्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आचार संहिता वो होता है जो रिलेट कराता है एक प्रकार से रूल रेगुलेशन को। किसको? रूल रेगुलेशन को। अब अगर आपसे कोई पूछे आचार संहिता बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना भी होगा जब एडवर्टाइज वगैरह होता है, प्रचार वगैरह होता है चुनाव वगैरह का, तो आप लोग कहते हो आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू होने का मतलब माइक ना चले, है ना, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। इस तरीके का आपने चुनाव में नाम सुना होगा, जब चुनाव वगैरह आता है उस दौरान चुनाव आयोग ने ये चीज़ें सब कुछ घोषित करती है कि आचार संहिता ये होती है। लेकिन समाज कार्य में आचार संहिता का क्या रोल होता है, तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यह अमेरिका से आया हुआ है और इसमें NASW कहता है कि 1960 से लागू किया गया है। और उसके बाद आचार संहिता में किसी क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता रोल अदा करता है। कौन अदा करता है रोल? कार्यकर्ता अदा करता है। तो यौन शोषण नहीं करेगा, है ना, ये यौन शोषण को रोकता है आचार संहिता, और जैसे हिंसा को रोकता है ये, ठीक है, भेदभाव को रोकता है ये, है ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं। और आचार संहिता के साथ साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये देखिए लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है, अलिखित, है ना, लिखित और अलिखित दोनों परिप्रेक्ष्य में हो सकता है आचार संहिता, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और उसके बाद आचार संहिता में जो कार्यकर्ता होता है ये कार्यकर्ता के लिए होता है, तो इसलिए कार्यकर्ता की भूमिका यहाँ पे होती है। तो सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका होती है। और अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं या अपने भारत में क्या अदर इस कंट्री में भी बात करते हैं, तो आचार संहिता बनाया किसके द्वारा जाता है, तो ये जो बनाया जाता है ये व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है, व्यावसायिक संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए आप बहुत लोग कहते हैं कि व्यावसायिक संगठन में ही लागू होगा और संगठन में नहीं लागू हो सकता है ना। अब सोशल वर्कर का काम ही बेसिकली प्रोफेशनल है, इसलिए व्यावसायिक संगठन में ही वो काम करते हैं। तो मेरे कहने का आशय इस प्रश्न में अगर मैं बात करता हूँ तो आप सभी लोग यहाँ पर रखना चाहिए था विकल्प डी, यहाँ पर रखना चाहिए था इसको विकल्प डी में उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिकली आपको बता दो आचार संहिता में जो लागू की गई है वो लिखित और अलिखित दोनों होता है। प्रभावशाली व्यावसायिक संगठन होता है, प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता होता है। तो ग्रहण करते समय, और ये नहीं शब्द हटा दीजिएगा, यहाँ से नहीं शब्द हटा दीजिए, ये नहीं हटा दीजिए, ठीक है। अब ये सवाल आपका सही गया, ठीक है, अब ये सवाल आपका सही है। तो थोड़ा सा प्रश्नों में हो जाता है मिस्टेक वगैरह, और हरियंट की किताब में अगर आप यूजीसी नेट का पढ़ेंगे तो उसमें कई प्रश्न अभी आप आगे और देखेंगे जहां आपको मिसप्रिंटिंग के रूप में मिलेगा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, समाज कार्य से संबंधित सक्षमता कार्यकर्ता के किस गुण को निर्देशित कर सकती है या निर्देशित करती है? समाज कार्य से संबंधित सक्षमता कार्यकर्ता के किस गुण को निर्देशित करती है? तो वो गुण बताना है, क्या वो विवेकशील गुण होगा, कार्यशैली होगा, या भावनात्मक गुण होगा, या कार्य क्षमता होगा? क्वेश्चन नंबर 46 है, मैं बताता हूं। समाज कार्य से संबंधित
जो है सक्षमता कार्यकर्ता के जो गुण होते हैं वो कार्यशैली के गुण निर्देशित होते हैं। कार्यशैली के मतलब कार्य करने की तरीके होते हैं। कार्य क्षमता नहीं कि आप भाई कल लगे रहो उसमें 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटा, वो नहीं। हमें देखना है उसकी टेक्निक को कि वो कौन सी टेक्निक लगाया है समाज कार्य में, ठीक है, जिससे सेवार्थी समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। तो सक्षमता कार्यकर्ता के किस गुण को निर्देशित करेगा? वो कार्य शैली को, वो कार्य करने के तरीके को, है ना। इन केस अगर आपका इंटरव्यू होता है, हालांकि इंटरव्यू नहीं है, बाय द वे अगर इंटरव्यू होगा तो आपकी कार्य शैली देखी जाएगी, प्रैक्टिस दे दिया जाएगा, प्रैक्टिकल दे दिया जाएगा। कुछ लोग आए होंगे उस इंस्टीट्यूट में या उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में, किंग जॉर्ज में, और आपसे कह दिया जाएगा कि आप बैठिए, उनसे बातचीत करिए, उनकी समस्या को सुनिए और कैसे समाधान करोगे ये आप मुझे बताइए या उनको बताइए, इस तरीके की चीज़। तो वो एज ए जो प्रैक्टिकल दिया जा रहा है वो आपकी कार्यशैली देखने के लिए दिया जा रहा है ना। सोशल वर्क में हम आपकी कार्यशैली को देखेंगे, अतः विकल्प यहाँ पर आपका थर्ड वाला ही सही जाएगा। 47 कहता है कि पेशेवर मतलब व्यवसाय, व्यवसाय अभ्यासकर्ता यानी आप हो। पेशेवर अभ्यासकर्ता कौन होता है? आप ही कहलाते हो आप। तो समाज कार्य के दौरान, है ना, ड्यूरेशन आपके पूछा जा रहा है सोशल वर्क के, किन परिणामों पर अधिक ध्यान देता है? सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप गुणात्मक। समाज कार्य के दौरान किन परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा? क्या गुणात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक? बी। गुणा गुणात्मक गुणात्मक। यहाँ 47 में जवाब आप लोगों का जो आया है बी, और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है गुणात्मक। देखिए मात्रात्मकता के रूप में आप सभी को पता है ये जो होता है ये क्वालिटेटिव होता है, और जो परिमाणात्मक होता है ये भी एक प्रकार का किस चीज़ को रिलेट कराता है? क्वांटिटी को ही रिलेट करवाता है। भावनात्मक तो इससे दूर दूर तक नहीं है। गुणात्मक यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा था मात्रात्मक और गुणात्मक में, तो आपका गुणात्मक होगा सही जवाब कि व्यावसायिक समाज कार्य के दौरान किन परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाता है? वो गुणात्मकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि गुणात्मकता की प्रक्रिया में ही यहाँ पर ही भेदभाव की प्रक्रिया भी शामिल है। अगर हम आपसे बात करते हैं तो इस परिस्थिति में गुणात्मकता के दौरान ही भेदभाव भी देखा जाता है। तो ये एक प्रकार से क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है। ये जो परिमाण जो परिणात्मक होता है इसको कॉन्सिक्वेंस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी एक प्रकार से रिजल्ट के आधार पे, और ये इमोशनल है, जो कि ये गलत जवाब है। समाज कार्य अभ्यास यानी सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल वर्क प्रैक्टिस के साथ पेशेवर होने का मतलब बताइए। समाज कार्य अभ्यास के साथ व्यवसाय होने का मीनिंग बताना है आपको। व्यवसाय किस तरीके से हुआ है उसका मीनिंग क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 48, विकल्प क्या होना चाहिए सही जवाब यहाँ पर? पेशेवर व्यवहार एवं पेशे दोनों को समृद्ध बनाना, एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं ये विकल्प आपका सही होगा। व्यावसायिक उद्देश्यों को महत्व देना और पेशेवर कार्य को अधिक महत्व देना और केवल पेशे को अधिक महत्व देना। देखो केवल जिस ऑप्शन में, ये ट्रिक है, नोट कर लीजिए, परीक्षा 1 से लेकर 19 जनवरी के बीच में है यूजीसी के बच्चों के लिए। केवल और हमेशा एक ऐसा शब्द है जहां ये बेसिकली गलत ऑप्शन के रूप में चुनाव किया जाता है। अतः मैं आप सबसे कहूँगा कि केवल वाला विकल्प को आप हमेशा एलिमिनेट कर दीजिएगा। बात आती है अब पेशेवर कार्य को अधिक महत्व देना। इसका मतलब हुआ कि आप एक प्रकार से भेदभाव वाली प्रक्रिया के महत्व कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर व्यवसाय कार्य को ही महत्व दे रहे हो और अन्य कार्यों पर बल नहीं दे रहे हो। तो सोशल वर्क ऐसा नहीं करता है, वो सभी कार्यों को साथ ले चलने का प्रयास करता है, और वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण में। ठीक है, को ही कहने का मतलब हो गया कि एक ज़्यादा इस पर बल दिया जा रहा है, इस शब्द पर, है ना, कहीं ना कहीं एक पक्षों पर ही बात अधिक होने की प्रयास की जा रही है। अतः ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। व्यावसायिक उद्देश्यों को महत्व देना, देखिए अब ए और बी में पेशेवर व्यवहार और पेशे दोनों को समृद्ध करना, ये तो हालांकि सही ही है। व्यावसायिक उद्देश्यों को महत्व देना भी एक प्रकार से ये विकल्प सही है, लेकिन दोनों में प्रश्न के आधार पर अगर बात किया जाए तो दोनों अगर कूट के रूप में आएगा तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे कूट के रूप में। ठीक है, अगर कूट आएगा तो, इन केस अगर कूट नहीं आता है, अगर आपको प्राथमिकता देनी है अप्लाइड के आधार पर प्रश्नों पर, तो आप ए वाले को दीजिए अधिक प्राथमिकता। बी से अपेक्षा ए अधिक सही माना जाएगा, क्योंकि पेशेवर व्यवहार
और पेशे दोनों समृद्ध करने पर बात करता है ये, ठीक है। और सही विकल्प आपका ये होगा। समाजकारी के संदर्भ में सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, निम्न में कौन एक आचार्य व्यवहार के अभ्यास के अंतर्गत नहीं आता है। आचार्य व्यवहार के अंतर्गत कौन सा बेसिकली नहीं आता है, ये आपको जवाब देना है। 4 विकल्प आपके सामने है, प्लीज विकल्पों पर ध्यान दें, क्या जवाब होना चाहिए। डी है सर, इसका डी। डी। चलिए, तो अगर मैं आपसे यहाँ पर प्रश्नों पर बात कर रहा हूँ तो आप सभी लोग कह रहे हैं कि भी डी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 49 का। मैं आप सभी से कहूँगा कि बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराना, तो आप यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट का मतलब अभी आप लोगों ने स्मार्ट एक शब्द है, मैंने आपको 22 अगस्त 2024 को सोशल वर्क का पेपर हुआ था, स्मार्ट में आर शब्द का मीनिंग पूछा गया था, वहाँ मैंने बताया भी था कि प्रासंगिक होता है रिलेवेंट का मतलब। तो एक प्रकार से प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है, इस क्रिया में कहा गया कि कौन सा एक आचार व्यवहार अभ्यास के अंतर्गत नहीं आता है। यूज़ ऑफ, अगर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एथिकल बिहेवियर, यानी नैतिक व्यवहार का प्रयोग होता है। प्रासंगिक कानून की समझ भी होती है ना। अंडरस्टैंड ऑफ द रिलेवेंट लॉ, और स्पष्ट सहनशीलता का सहारा, यानी आप ये कह सकते हो टॉलरेंस, रिसोर्ट टू अपीरेंट टॉलरेंस शब्द रिलेट होता है। सहिष्णुता नाम सुना होगा आप लोगों ने, सहिष्णुता या सहनशीलता एक टॉलरेंस शब्द है। ये सब पॉजिटिव शब्द हैं, ये सभी जो हैं पॉजिटिव शब्द हैं। लेकिन नेगेटिव शब्द आपका अगर कोई आता है तो वो प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराना होता है। इसका मतलब आप ध्यान सुनिएगा, प्रासंगिकता का मतलब होता है कि कोई सूचना, क्रिया या किसी चीज़ के मामले या मुद्दे में कितना संबद्ध है, कितना संबद्ध है, ये इस बात की बात कर रहा है। तो अब समाज कार्य में ये थोड़ी जानना हम लोगों को है कि वो कितना संबद्ध है, कितना संबद्ध नहीं है। और अगर ये जानना भी होगा तो हमें मूल्यांकन के दौरान जानना होगा, आचार व्यवहार के अंतर्गत थोड़ी ना जानना होगा कि वो कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। उन परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। और विकल्प यहाँ पर डी सही होगा कि ये आचार व्यवहार का अभ्यास नहीं है, ऑप्शन डी सही। सर, आचार व्यवहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एथिक बिहेवियर का नाम दिया जाता है इसको। एथिकल बिहेवियर। हाँ, इससे जो है अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स कह लीजिए, है ना, या बिहेवियर ऑफ एथिक्स कह लीजिए, उस पे ये रिलेट होता है मैडम, ठीक है। ये सोशल वर्क का एक पार्ट है ना। और विकल्प आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, समाजकारी में लोगों की भागीदारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिंकस और मिनहम का नाम देखिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं आपका, तो ये कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर डी। ये जवाब होगा ना आप लोगों का, वो डी होगा। पिंकस और मिनहम एक विद्वान हैं, बड़े फेमस हैं सोशल वर्क में ये लोग, यूजीसी नेट में आते रहते हैं हमेशा ये लोग, है ना। और इनका सही नाम जो हो जाएगा विकल्प में वो डी विकल्प जाएगा, पिंकस एंड मिनहम। जे हैबरमास एक है, जे हैबरमास समाजशास्त्र की अवधारणा में यूनिट नंबर 2 आने वाला है आप लोगों का, मंडे से चलेगा, तो उसमें आप लोग नाम इनका ज़रूर सुनेंगे। बहुत ही फेमस पर्सन ये भी हैं, जुर्गेन हैबरमास इनका पूरा नाम है ना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 51 के बारे में। समाज कार्य आधारित है, वाह, सवाल बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। सोशल वर्क बेस्ड है भाई, किस पर बता सकते हो आप लोग? डी, सभी। सभी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ आप लोगों ने चुनाव किया है मुझे, और बताया भी है आप लोगों ने कि जैसे कि सोशल वर्क बेस्ड ऑन, अगर हम बात करते हैं ऑल्टरिज्म शब्द को, या परोप का मतलब यही होता है एक प्रकार से चैरिटी वाला प्रक्रिया, है ना, इस पे आधारित है। प्रजातांत्रिक आदर्शों पर आधारित है, डेमोक्रेटिक आइडियल पर बेस्ड है, सामाजिक न्याय और आदर्श पर बेस्ड, यानी सोशल जस्टिस एंड आइडियाज़ और ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी विकल्प आपके सही माने जाएंगे इस प्रश्न के आधार पर। हालांकि बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉजिटिव है तो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय है पॉजिटिव शब्द। क्वेश्चन नंबर 52, व्यवसाय समाज कार्य का अभ्यास का उद्देश्य मुख्य रूप से किस विषय क्षेत्र पर अधिक होता है? किसका? प्रोफेशनल सोशल वर्क का अभ्यास
किस उद्देश्य पर मुख्य रूप से विषय क्षेत्र पर अधिक होता है, ये आपको बताना है। समस्या समाधान, परिवर्तन, रोजगार का अवसर, नीतियों का क्रियान्वयन, विकास की रूपरेखा। ए ये है इसका ऑप्शन ए ए। क्या बात है। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 52 पे विकल्प ए का चुनाव किया है तो विकल्प ए ही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड चेंज मेकिंग की बात एक अहम रोल होता है समाज कार्य अभ्यास या व्यवसाय समाज कार्य अभ्यास का उद्देश्य में, है ना। देखिए रोजगार, तो रोजगार ये बेसिकली देखो मैं बताऊं आपको, विकल्प तो सारे सही हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप नहीं, लेकिन सवाल ही ऐसा पूछ लिया है कि आपको इसमें से एक का चुनाव करना है। अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन है, आपके तर्क के आधार पे क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल अदा होता है तो वो समस्या समाधान और परिवर्तन कर लेकर होता है। फिर उसके बाद विकास की रूपरेखा पर बात होती है ना, विकास की रूपरेखा पर, ठीक है। फिर नीतियाँ वगैरह, रोजगार वगैरह आ जाएंगे। और इनकेस अगर क्रम आ गया बताने के लिए तो आप पहले को रखिए ए, फिर बनाइए बी, फिर सी और फिर पहले बनाइए ए, फिर डी, फिर सी और फिर बी, अगर कूट के रूप में आता है तो इस तरीके से विकल्प ये जाएगा सही इसका, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। समाजकारी क्रियान्वयन में किस एक बड़ी बाधा माना जाता है, किसे एक बड़ी बाधा माना जाता है सोशल वर्क क्रियान्वयन में। सोशल वर्क क्रियान्वयन में आपसे प्रश्न बनाया गया है कि इसमें सबसे बड़ी बाधा किसको माना जाता है। डी सर, डी राजनीतिक हस्तक्षेप। डी। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों ने जवाब भी दिया कि यहाँ सवाल ये पूछा गया था आप लोगों से कि समाज कार्य क्रियान्वयन में से या में किसकी एक बड़ी, है ना, एक प्रकार से बड़ी बाधा के रूप में आता है, यानी हमें कंसीडर्ड अ मेजर, हमें देखना है बाधा जिसको बोलते हैं ऑब्स्टिकल इन सोशल वर्क इम्प्लीमेंशन, तो हम यूज़ कर सकते हैं सबसे बड़ी बाधा के रूप में राजनैतिक हस्तक्षेप, और यही सबसे सही विकल्प माना जाएगा। वित्तीय समस्या किस प्रकार से समाज कार्य के मार्ग में चुनौती उत्पन्न करती है। वित्तीय समस्या किस प्रकार से समाज कार्य के मार्ग में चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। जी डी, हाँ ओके ठीक है। तो पर अगर हम बात करते हैं 54 पे, तो मैं बता दूं कि वित्तीय समस्या किस प्रकार से समाज कार्य के मार्ग में चुनौतियां उत्पन्न करती है, तो वो बेसिकली संसाधनों का अभाव हो जाता है, भ्रष्टाचार का तेजी से विकास करना नहीं, कार्य क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है ये भी नहीं, और संस्थान कमाई का विस्तृत जरिया बन जाता है ये भी नहीं। तो वित्तीय समस्या किस प्रकार से समाज कार्य के मार्ग में चुनौतियां उत्पन्न करती है, वो संसाधन का अभाव हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में आता है। विकल्प आपका पहला सही जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही माना जाएगा इस सवाल का। स्वहितार्थ की भावना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, स्वहितार्थ की भावना को लेकर से प्रेरित कार्य समाज कार्य पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है ना। तो देखिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, बात को ध्यान समझिएगा। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, स्वहितार्थ का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा रखा है। सेल्फ इंटरेस्ट होता है इसका मीनिंग, है ना, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, और इसे स्वार्थ कह लीजिए, इसे आप स्वार्थ भी बोल सकते हो, अपना मतलब कह सकते हो, अपना हित साधने की बात कर सकते हो, स्वार्थी पल का नाम दे सकते हो आप लोग, है ना। तो दूसरों की परवाह किए बिना अपने या अपने लाभ, आनंद या कल्याण के लिए अत्यधिक या विशेष रूप से अगर आप चिंतित होते हैं तो उस क्रिया में इसका नाम लिया जाता है। तो संस्था के साथ नज़दीकी लगाव कमज़ोर होता है। सवाल को समझना, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है इस प्रकार से संस्थान से नज़दीकी लगाव, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा मीठा में कीड़ा पड़ता है। एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना भी होगा, कहावत है, कहानी है ना, एक प्रकार से मुहावरा है, और ये बात सही भी है। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट आप लोग अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के आधार पर सही स्टेटमेंट है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही बात है। स्वायत्तार्थ की भावना से प्रेरित रहेगा कार्य, तो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार बढ़ेगा वहां पर। हो सकता है अपना हित चाह रहा हो। और समाज कार्य की गुणात्मक कार्यशैली पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। वहाँ अंतरण, प्रत्यंतरण, अंतरण मतलब आप जानते भी हैं कि कार्यकर्ता के अंदर सेवार्थी ने भाई बहन जैसा, हस्बैंड जैसा, वाइफ जैसा प्रक्रिया देखने लगी या विचार अपना व्यक्त करने लगी, तो वह नकारात्मक प्रभाव का रीज़न बन सकता है। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो उपर्युक्त सभी, यहाँ पर विकल्प जो बन जाएगा वो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। ये तो 55 तक ही सवाल थे। चलिए, तो आज यहीं तक रखेंगे, बाकी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं और भी चीज़ों पर। ठीक है, तो इतनी बातें बताइए आप लोगों को क्लियर हो गया है ना? सवाल Yes, sir. को समझ में आ गया है ना? तो ये थे सवाल समाज कार्य के संदर्भ में, है ना? तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जब भी आप सबसे सवाल पूछा जाए तो आप सभी लोग अच्छे से सोशल वर्क के सवालों को बढ़िया से पढ़ें और उसके बाद आप लोग इसका जवाब जो है देने का प्रयास करें। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे सभी लोग भविष्य में, क्योंकि आगामी परीक्षाएं बेसिकली इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। खासकर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इनसे सवालों पर अच्छे से फोकस करें, है ना? ठीक है, तो जी कल सामाजिक न्याय, हेलो जी जी बोले बोले सर, आवाज़ आ रही है आपकी। सर, ऐसा कल 7 बजे जो क्लास चल रही थी वो तो फर्स्ट यूनिट में तो है नहीं सर? कल 7 बजे जो क्लास चल रही थी वो फर्स्ट यूनिट में नहीं था? नहीं, वही पूछ रहे हैं सर आपसे। नहीं, वो है जो मैं क्लास अभी कल लिया था, इसी प्रैक्टिस करवा रहा था। कल भी तो प्रैक्टिस था। 7 नहीं नहीं सर, वो जो सामाजिक न्याय वाला जो हुआ था उसकी बात हाँ, कर रहे तो वो 7 बजे भाई अरे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लास का जो शेड्यूल है ये सभी बच्चों को पता है। जी जी क्लास वो 5 से जी 5:45 पे चलती है ना? तो 5:40 जी से लेकर ये 6:45 तक चलती है। वो तो 7 बजे से मेरी एक और क्लास होती है, वो यूजीसी नेट सोशल वर्क की होती है। तो वो यूजीसी नेट सोशल वर्क की क्लास रही है ना? वो जी यूजीसी नेट सोशल वर्क की जी। क्लास रही है, इस बात को ध्यान, है ना? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बताइए, अच्छा, आधुनिक समाज कार्य का संस्थापक किसे माना जाता है और किसने दुनिया में पहला समाज कार्य स्कूल स्थापित किया है? जी बताना चाहें क्या आप लोगों में से किसी भी बच्चों को पता है ये बात कि आधुनिक समाज कार्य के संस्थापक कौन है? आधुनिक समाज कार्य के संस्थापक कौन हैं? कौन है? ठीक है, और साथ ही साथ एक प्रश्न और इसमें मेंशन करूंगा मैं, और किसने दुनिया में पहला समाज कार्य स्कूल स्थापित किया? दुनिया में किसने दुनिया में पहला समाज कार्य स्कूल स्थापित किया या विद्यालय स्थापित किया? नाम बताइए। अब नहीं पता? न्यूयॉर्क ऑफ सोशल वर्क, अरे न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क सर। हाँ, तो नाम बताइए वो कौन था? अमेरिका सर, अमेरिका। यूएसए। देखिए, मैं आपको अगर बात करता हूँ यहाँ पे, मेरा कहने का आशय यहाँ पर ये है आप सभी लोगों से कि दुनिया में अगर समाज कार्य के संस्थापक के रूप में किसी का नाम देखने को मिला है तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे वो जेम एडम का नाम, जेन एडम, है ना? एडम्स का नाम। और यही इसी ने ही न्यूयॉर्क ऑफ सोशल वर्क की स्थापना भी इसी ने ही किया है। इसलिए भारत में दुनिया में अगर पूछा जाता है तो आप लोगों का न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क आता है। और भारत में समाज कार्य का प्रथम विद्यालय कब शुरू किया गया? 1936। तो 1936 में 30 हाँ 30
बिल्कुल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। 1964 में डिम यूसीजे यूनिवर्सिटी। ने 1964 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी सर। हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इसको कौन सी यूनिवर्सिटी में नाम दिया गया था? इसे एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। ध्यान रखना होगा। हेलो। हाँ जी, पूछिए। सर, समाज कार्यकर्ता ये शब्द सबसे पहले कौन ने ये करा था लिए? हाँ, साइमन पेटिंट ने सामाजिक कार्यकर्ता जो शब्द है, सामाजिक कार्यकर्ता शब्द अमेरिका के विद्वान रहे जिनका नाम है साइमन पेटिंट ने, इसने इस शब्द को दिया था। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस प्रक्रिया में साइमन पेटेंट ने, ठीक है। और पूछिए, कोई भी डाउट वगैरह है आप लोगों को तो डाउट ले लेते हैं। चलिए, प्रैक्टिस बाद में भी कर लेंगे। ऐसा बोला था, कट गया था, दोबारा समझा दीजिए। किसका नाम? सर अभिनव समाजकार के संस्थापक कौन बताए आपने? चला गया, दोबारा समझा दीजिए सर इसका। सर आप दोनों समझ पा सकते? एक एक बच्चा अगर पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा, है ना। दोनों सभी लोग साथ में बोलोगे तो नहीं बता पाऊंगा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो देखो, आपने आज कार्य के जो संस्थापक हैं वो जेम एडम्स का नाम आता है। किसका नाम आता है? जेम एडम्स का नाम आता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कंसीडर ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल वर्कर एंड एस्टेब्लिश द फर्स्ट सोशल वर्क स्कूल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में पहला समाज कार्य विश्वविद्यालय स्थापित किया, तो वो नाम आता है जेम एडम्स का। क्या नाम आता है? जेन एडम का नाम आता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि जब 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की स्थापना हुई, तो 1964 के दौरान में यूजीसी ने इसको जो मान्यता दी है, किस यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। तो आप कहिएगा ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में इसको मान्यता दी है। ये दूसरा सवाल था, ठीक है। क्लियर हो गया? आप प्लीज बताइएगा। जी सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, है ना। चलिए आगे, और भी कोई डाउट वगैरह है किसी के पास तो पूछ लेते हैं ना, डाउट ले लेते हैं 10 मिनट का। अगर कोई भी आपके मन में समाज कार्य को लेकर डाउट है, हाँ, लेकिन सोशल वर्क के ही पूछिएगा भाई, पेपर फर्स्ट वगैरह मत पूछ लीजिएगा। सर मैं आज देख नहीं पाया हूँ, तो ये वीडियो सर मिल जाएगी? अरे भाई, वीडियो तो मैं डेली देता हूँ, जब जब क्लासेस लेता हूँ उसकी वीडियो मिलता है, क्यों नहीं मिलेगी आपकी वीडियो? हाँ, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। एक्चुअली मैं मार्केट चला गया था किसी इमरजेंसी काम। कोई बात नहीं, वीडियो मिलेगी, कोई बात नहीं। चलिए आगे बताइए, और कुछ है? सिराज जी, कुछ मन में कोई डाउट वगैरह? संदीप जी बताइए। नहीं सर, अभी फिलहाल तो नहीं है सर। संदीप जी बताइए, आप लोग कोई भी जिससे सोशल वर्क में थोड़ा सा लगे नहीं तो छुट्टी रहेगी सर? नहीं सर, डाउट नहीं। अच्छा, हाँ साहिल क्या कह रहे हो? कल छुट्टी रहेगी सर? कब? कल? हाँ, कल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की छुट्टी है भाई, ऑफ रहेगा क्लास। और जो यूजीसी के बच्चे हैं उनका प्रैक्टिस है कल। तो सर जो नेक्स्ट डे सर उसको टॉपिक, अगले दिन सर क्या टॉपिक रहेंगे सर? हाँ, उस दिन आपका यूनिट नंबर 2 का पार्ट रहेगा सर। यूनिट नंबर से मैं आपको बता देता हूँ, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ। समाजशास्त्र अवधारणाएं हैं, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। मैं एक बार आपको आपके सिलेबस को ओपन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लीजिए। और आगामी जो हमारा टॉपिक चलेगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रही हमारा यूनिट रहा बी पॉइंट। देखिए ये रहा हमारा बी पॉइंट। आगामी मंडे की क्लास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की यही इसी पर आधारित होगी, जहां आप लोगों को देखने को मिलेगा सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड कंटेम्प्रेरी जो है कॉन्सर्न्स। एक प्रकार का ये एक ऐसा शब्द है जहां ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सामाजिक अवधारणाएं और समकालीन चिंताएं के साथ साथ अर्बन कम्युनिटी, जिसको कहते हो शहरी समुदाय डेवलपमेंट, और उसके बाद मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स एंड सामाजिक कार्य प्रैक्टिस, समाज कार्य अभ्यास और सोशल
पॉलिसी, सामाजिक नीति, है ना। तो सामाजिक नीति तो हो सकता है मंडे को आपको एक बार मिल भी जाए एक क्लास और, क्योंकि सामाजिक नीति, सामाजिक न्याय हो चुका है यूजीसी में, सोशल पॉलिसीज़ है, तो वो करवाऊंगा तो आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। क्योंकि देखो सामाजिक नीति वही है जो आपको यूजीसी में पढ़ना है, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है, कोई अलग नहीं है सामाजिक नीति जो बनाई गई है ना। तो ये आपका पॉइंट रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है समाजशास्त्रीय अवधारणा, है ना। इस पर बहुत सारे विद्वान का नाम आता है, ये हम जिक्र करेंगे समाजशास्त्रीय अवधारणा, ठीक है। छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। एक सप्ताह मान के लिए 10 दिन चलेगा आपकी क्लास है, ठीक है। बी पॉइंट 10 दिन तक चलेगा, 10 प्लस हो सकता है, कम नहीं होगा, प्लस 10+ ही चल जाता है सर। हाँ 10 प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। चलिए तो फिर ठीक है, अभी रहिए आप सभी लोग इसी लिंक पर। 7 बजे स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है ना, ठीक है। 7 बजे स्टार्ट करेंगे। और ये हेलो सर। जी बताएं यार दुनिया में पहला समाज कहाँ है? सर। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। क्लास रिकॉर्डेड है, आपकी आवाज़ स्पष्ट। दुनिया में पहला समाज